अब तक हमने जो भी डिस्कशन करा इंडक्शन मोटर के बारे में, हमने वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर को डिस्कस करा। उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी कैपस्टर मोटर, कैपस्टर जो हमने इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करा था। इसी के अंदर हमने ये सिंगल कैपस्टर थी, फिर हमने डबल कैपस्टर इंडक्शन मोटर को भी डिस्कस करा कि 2 कैपस्टर से कैसे क्या हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। पर इन दोनों मोटरों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि अब तक जो भी हमने चाहे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर की बात कर लूँ, चाहे कैपस्टर जो कि सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है आप ये सोच के देखो कि इतनी बड़ी मोटर्स हैं, ठीक है? और अगर आप घर के इक्विपमेंट्स की पे नज़र डालें, फॉर एग्जांपल टेप रिकॉर्डर, हेयर ड्रायर, इन दोनों अगर इक्विपमेंट की बात करें, दोनों ही दोनों क्या होते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से रन करते हैं। सिंगल फेस सप्लाई से हमें इन्हें चलाना होता है। तो अगर बात की जाए इतनी बड़ी मोटर कैसे इन छोटे से इक्विपमेंट में फिट होगी और कैसे हम लोग ये छोटे-छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं, या फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन है टॉयज़। आजकल टॉयज़ आते हैं जो कि सिंगल फेस सप्लाई से चलते हैं। तो यानी कि उनके अंदर भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रन कर रही होती है। तो सोचो इतनी बड़ी कैपेसिटर मोटर, डबल कैपेसिटर या सिंगल कैपेसिटर मोटर, काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें। तो हम इन मोटर से ये कॉम्पैक्ट डिवाइसेस नहीं चला सकते थे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पहला वाला इक्विपमेंट की बात करी जाए, यहाँ पे ये टेप रिकॉर्डर है, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, ठीक है? तो वहाँ पे कैसेट को रन कराने के लिए हमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की ज़रूरत पड़ती थी। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इतनी बड़ी कैपेसिटर मोटर से हम कैसे इस टेप रिकॉर्डर को रन कराएँगे, ठीक है? तो ये संभव नहीं था। तो इसके लिए, या फॉर एग्जांपल आज के समय की बात करें तो हेयर ड्रायर्स होते हैं। हेयर ड्रायर के अंदर अगर हम लोग कैपेसिटर मोटर इतनी बड़ी लगाएँगे तो सोचो साइज़ कितना बड़ा हो जाता और कितनी हैवी हेयर ड्रायर हो जाता। तो इसको कॉम्पैक्ट करना ज़रूरी था। तो ये कैसे कॉम्पैक्ट किया गया, इसको हम लोग सीखेंगे आज इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में। ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या होती हैं, कैसे ये छोटे इक्विपमेंट में यूज़ होती हैं, लो फ्रैक्शन, लो पावर इक्विपमेंट में क्या इनका रोल होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको ज़रा समझते हैं। तो अब तक मैंने आपको जो भी बताया, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमने सीखा था, कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो थी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो क्या थी? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, ठीक है? तो उनको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमने स्टार्टर्स का इस्तेमाल करा। उसमें से सबसे पॉपुलर थे स्प्लिट फेज स्टार्टर्स। स्प्लिट फेज स्टार्टर में क्या कॉन्सेप्ट करा गया कि सिंगल फेज सप्लाई को, यानी एक ही सप्लाई को हमने क्या करा, 2 सप्लाई में तोड़ दिया, ठीक है? 2 फ्लक्स phi 1 कर दिया और phi 2। इसमें से जो पहला फ्लक्स था इसको नाम दे दिया मेन फ्लक्स या मेन वाइंडिंग का फ्लक्स, और दूसरा था उसे हमने ऑक्सिलरी फ्लक्स दिया, ठीक है? नाउ ये चीज़ हमने अब तक सीख चुके थे, मैंने आपको बताया था। इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या यूज़ करा था? इन पहला कॉन्सेप्ट जो पहला मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करा था, ठीक है? तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होती है? जिसमें रेजिस्टेंस की मदद से 2 फेज स्प्लिट करे जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। सेकंड जो था, सेकंड उसके बाद जो मैंने बताया, काफ़ी दिन चर्चा करी, वो था कैपेसिटेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसके अंदर ये जो कैपेसिटेंस था, इसकी मदद से हमने क्या करा, फेज को स्प्लिट करा, यानी कि एक ही सप्लाई को 2 सप्लाई में तोड़ने का काम जो है हमने कैपेसिटेंस की मदद से करा, ठीक है? कितनी वो हमने ये भी जाना था कि साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी स्पेस चाहिए था। नाउ एक तीसरा टाइप आता है, जैसा कि एलिमेंट होते हैं, एक आप जानते हो, एक आर होता है, एक एल होता है, एक सी होता है, ठीक है? तो आर और सी हम देख चुके थे। नाउ ये जो टाइप ऑफ मोटर होती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये बेसिकली इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, ठीक है? यानी कि इसके अंदर हम लोग इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इंडक्टर का इस्तेमाल क्या करने के लिए करेंगे? फेज को स्प्लिट करने के, यानी कि फेज को स्प्लिट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत लोग इसको गलत कर जाते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें क्या आंसर लगाना है। कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, यानी कौन सा एलिमेंट जो है उसका किस एलिमेंट की तरह वर्क करती है? तो इंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसके अंदर, कॉइल को फेज को स्प्लिट करने के लिए। नाउ अगर मोटर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो मोटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। खास बात क्या होती है इसका, जो अगर पोल को देखोगे, पोल शो को, तो जनरली आपने जो पोल शो, जैसे डीसी मोटर में हमने पोल शो देखे, तो इस तरीके का एक कंप्लीट पोल शो आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की, तो इसके अंदर क्या होता है, पोल शो जो होता है वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसी पोल शो को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ये पार्ट्स इस तरीके से, ठीक है? एक पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, रिंग लगा देते हैं इस तरीके की, कॉपर वाइंडिंग कर देते हैं, और दूसरे पार्ट पे कोई भी वाइंडिंग नहीं करते, ठीक है? ये इस तरीके का। तो अब होता क्या है, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं अनशेडेड पोर्शन, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनशेडेड पोर्शन। ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसपे हमने क्या करा है, कॉपर की रिंग लगा दी है, ठीक है? देखो शॉर्ट सर्किट इंडक्टिव कॉइल, ठीक है? हमने क्या करा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज पोल शो, इस तरीके से था। तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमने क्या करा, ऐसे करके रिंग, तो वायर की वाइंडिंग करी और उसको क्या करा, आपस में शॉर्ट कर दिया, यानी कि क्लोज्ड लूप, ठीक है? तो वर्ड इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किट, यानी कि क्या है, कंप्लीट है, यानी कि क्लोज्ड लूप में है, क्लोज्ड लूप, ठीक?
ओके, तो क्लोज लूप की इंडक्टिव कॉइल लगा दी यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दी और बचा हुआ जो पोर्शन था उस पे कोई तरीके की वाइंडिंग नहीं करी हमने, ठीक है। तो इसीलिए जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोल शो होगा इसको हम लोग कहेंगे अनशेडेड, ठीक है। जबकि जो पोल शो आपका जिस पे हमने वाइंडिंग की है इसको हम लोग कहेंगे शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो आइयो समझ में आ गया होगा। डीसी मशीन आपको याद होगी, डीसी मशीन के अंदर हम लोग इस तरीके की वाइंडिंग करते थे, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर वाइंडिंग करते थे ऐसे करके और इसको हम लोग कह देते थे फील्ड वाइंडिंग होती थी। जबकि यहाँ के ऊपर हम लोग जो वाइंडिंग करते थे ये हम लोग कहते थे कंपनसेशन वाइंडिंग, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डीसी के अंदर थी। यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर पोल शो होता था जैसे डीसी में होता था इसी तरह इसका भी पोल शो होता है इस तरीके से, लेकिन हमने इस पोल शो को क्या करा है, दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है कॉपर रिंग की वाइंडिंग कर दी है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एनालॉजी समझ में आ गई होगी दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये बात याद रखना कि ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये जो कट करा है हमने, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यही आगे चल के आपका काम करेगा। तो जो आपने वर्ड नाम सुना शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, आपने मोटर का जो नाम क्या है शेडेड पोल, शेडेड पोल, तो इसमें शेड किस पे करा गया है, तो ये पर्टिकुलर जो है ये है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, यानी कि यहाँ पे जो शेड करा गया है वाइंडिंग का शेड है इसी को हम लोग कहते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। यानी कि यहीं से यानी कि जो नामकरण किया गया इस मोटर का वो बेसिकली ये जो कॉपर वाइंडिंग का तुमने जो शेड कर दिया है, जो शेडेड पोर्शन है, इसकी वजह से इसका नाम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर पड़ा है, ठीक है। खास बात क्या है, ऊपर देखो सिंगल फेज सप्लाई की गई, यानी कि पूरे ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है यानी कि पोल की जो एक्सियल लेंथ होती है इसके ऊपर हमने सिंगल फेज सप्लाई करी है। जो पोल फेस होता है यानी कि पोल शो जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पे केवल ये अनशेडेड और शेडेड पोर्शन कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि अनशेडेड पोर्शन में हमने केवल सप्लाई वाइंडिंग करी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप कभी भी ये डायग्राम बनाओगे तो एक बात याद रखना, इस डायग्राम की एक्सियल लेंथ ज्यादा रखना, ठीक है। और ऊपर यानी कि टॉप पे करना सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई जो तुम वाइंडिंग करोगे वो दोनों के लिए होगी, शेडेड के लिए भी, यानी कि जो सप्लाई है इसका जो फ्लक्स है फाई ये दोनों के लिए, यानी कि अनशेडेड पोर्शन से भी पास होगा और शेडेड पोर्शन के लिए भी है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म फ्लक्स बनाएगा, सप्लाई फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वाइंडिंग की गई है ये तुमने ये पूरे पे की गई है, पूरी एक्सियल लेंथ पे की गई है, ठीक है, पूरे डायमीटर पे है। लेकिन जो नीचे जो शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन जो डिवाइड होंगे वो पोल फेस पे जाके होंगे। ये क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया पोल फेस है, तो यहाँ पे जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। नाउ अब इंडक्टिव कॉइल बिहेवियर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंडक्टिव कॉइल की, ये जैसे कि वो जो मैंने आपको याद होगा अभी पीछे हमने देखा था, इस तरीके का मैंने सिस्टम बनाया था, यहाँ पे हमने वाइंडिंग की हुई है। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे पर्टिकुलर, तो जैसे ही हम अगर सप्लाई को ऑन करते हैं तो इसके अंदर से सिंगल फेज सप्लाई आएगी। सिंगल फेज सप्लाई से क्या होगा, एक आई साइन ओमेगा टी का करंट फ्लो करेगा, आई साइन ओमेगा टी, और इस साइन ओमेगा टी से एक फ्लक्स बनेगा फाई एस इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो इस तरीके से एक फ्लक्स आ जाएगा। अब कॉइल की खास बात क्या होती है, अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इंडक्टिव कॉइल किस तरीके से पर्टिकुलरली बिहेव करती है, ठीक है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी इंडक्टिव कॉइल वर्क करेगी या बिहेव करेगी जब हम लोग उसको एक वेरिएबल फ्लक्स देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई भी इंडक्टिव कॉइल है, अगर उसके अंदर एक वेरिएबल फ्लक्स देते हैं फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी का, जो कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन से, आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मर में जैसे होता था, तो वेरिएबल फ्लक्स दोगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉइल में, और जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का वी एम कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, भाई साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस का वी एम। अब देखो कॉस ओमेगा जो टी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ये माइनस साइन जब तुम अंदर भेजोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 भी लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि ये जो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो 90 और ओमेगा टी रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आ गई ई, यानी कि जब भी तुम किसी कॉइल के अंदर वेरिएबल फ्लक्स दौड़ाओगे फाई एम साइन ओमेगा टी वाला, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, जिसकी इक्वेशन आ जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, क्योंकि तुम्हारी ये जो कॉइल है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है शॉर्ट सर्किट को। तो क्योंकि तुम्हारी कॉइल शॉर्ट सर्किट है तो इसके अंदर एक करंट फ्लो कर जाएगा आई इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो एक ईएमएफ आया इंड्यूस्ड वोल्टेज, और क्योंकि तुमने शॉर्ट कर रखा था तो एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। और खास बात क्या होगी, क्योंकि ये जो शॉर्ट करा हुआ है तुमने, इसके अंदर किसी भी तरीके का तुमने इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इस्तेमाल नहीं करा है, जनरल शॉर्ट करी है, ठीक है, जनरली शॉर्ट की हुई है। तो इसीलिए क्या होगा, ई एंड आई जो होंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसे ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो एक आई करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट करते हैं इसका कुछ हल्का सा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता होगा प्योरली शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता है, आपको हल्का सा रेजिस्टेंस होगा। तो जब तुम इसे शॉर्ट करोगे तो एक तरीके का रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस शॉर्ट करोगे तो वोल्टेज इसके अंदर बनने वाला ई टू वोल्टेज
था ट्रांसफार्मर में, और अगर रेजिस्टिव शॉर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में E2 और I2 ये क्या होंगे, सेम फेज में हो जा रहे थे। याद है आपको ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर बनने वाला जो ईएमएफ इंड्यूस है, और जब तुम उसे शॉर्ट करोगे तो आइडियल शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता, वो हल्का सा रेजिस्टिव शॉर्ट सर्किट होगा। तो जब तुम रेजिस्टिव शॉर्ट सर्किट करोगे तो E और I ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम फेज में हो जाएंगे। नाउ अगर E और I सेम फेज में हो गए तो इंड्यूस्ड करंट और उसके फ्लक्स की वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो अगर E की बात करें, E इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 था। अब क्योंकि E और I क्या है, सेम फेज में है, सेम फेज में E और I इंड्यूस्ड, ठीक है, तो इसीलिए I की वेव फॉर्म क्या होगी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। देखो सेम फेज में, इसीलिए यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी माइनस 90 और यहाँ पे भी सेम है। तो फेज सेम होने से क्या होता है, फेज सेम होने से यहाँ पे इनके साइन ओमेगा टी वाला जो कौन सिस्टम है इसमें असर पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो अलग अलग होते हैं। वीएम और आईएम का कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग होंगे। ये डिपेंड करेगा इन रेजिस्टेंस कितना है, कितने रेजिस्टेंस के साथ आपने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, ठीक है। खैर वो हमारा टास्क नहीं है। तो हमारा जो काम है यहाँ पे इसी समझ में आ गई होगी कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा और जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रही है वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। नाउ आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि जब भी एक फ्लोइंग करंट, एक बहने वाला करंट जो है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम फेज। तुम्हें याद होगा मैंने मैक्सवेल्स का रूल बताया था। तो अगर वायर के अंदर, किसी वायर के अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जब करंट से जनरेट हो रही है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि जिस करंट से वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनता है, ये दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि अगर आई आई जो है, इस आई आई से क्या होगा, एक फाई आई बनेगा, फ्लक्स, इंड्यूस्ड फ्लक्स, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट से एक इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा, और इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो क्या होगी, फाई एम आई साइन ओमेगा टी माइनस 90। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये भी साइन ओमेगा टी माइनस 90 में आएगी, यानी कि सेम फेज में आएगी, सेम फेज में आएगी किसके, करंट की, और करंट इसके सेम फेज में वोल्टेज के। तो यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम फेज में हो जाएंगे। तो बनने वाला, इंड्यूस होने वाला वोल्टेज, ठीक है, इंड्यूस होने वाला करंट, और उस करंट से इंड्यूस होने वाली या फ्लो होने वाला फ्लक्स, ये तीनों तीनों क्या होंगे, सेम फेज में तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो आपने वोल्टेज बनाया, इस वोल्टेज से क्या हुआ, एक करंट आया, और ये जो करंट था आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक, ये सब तुम्हारे सामने आ गया पर्टिकुलर, और हमने देखा कि फ्लक्स भी यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नाउ अगर दोनों फ्लक्स को वेवफॉर्म को कंसीडर करा जाए, तो मैंने जो सप्लाई फ्लक्स दे रहा था, आपको याद होगा अभी शुरुआत में बताया था कि अगर मैं इसके अंदर सप्लाई दे रहा था कौन सी, फाई एस इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, तो सप्लाई फ्लक्स फाई फाई एम साइन ओमेगा टी था। और जो इंड्यूस्ड फ्लक्स हुआ, यानी कि जो पर्टिकुलर कॉइल, यानी कि जो शेडेड पोर्शन था, या शेड पोर्शन अभी बाद में लाएंगे, यानी कि इस कॉइल के अंदर से जो बनने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो फाई आई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री। यानी कि जो तुम सप्लाई फ्लक्स दे रहे हो, ठीक है, और जो फ्लक्स उसके अंदर इंड्यूस हो रहा है उस कॉइल के अंदर, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको जरा देख लेते हैं वेवफॉर्म में। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ तक क्लियर हो गया। पुरानी अगर आप देखते आ रहे हो तो ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को वेवफॉर्म में बना लें, तो भाई ये अगर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है सप्लाई फ्लक्स, तो जो इंड्यूस होने वाला फ्लक्स है वो कहां से होगा, 90 डिग्री के बाद, यानी कि आफ्टर 90 डिग्री, आफ्टर 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा ये वेवफॉर्म, ठीक है। इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। नाउ देयर इज अ 90 फेज डिफरेंस अमंग द बोथ द फ्लक्स। ये बात मैंने बताई दी है कि जो दोनों फ्लक्स होंगे उनकी वेवफॉर्म की इक्वेशन आपके सामने है, फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम आई साइन ओमेगा टी माइनस 90। इन दोनों को अगर कंपेयर कर लोगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा क्या, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ये देखो ये 90 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। वेवफॉर्म में वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कैसा दिखेगा वो भी यहाँ से तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर एक वेवफॉर्म सप्लाई वाली 0 से स्टार्ट हो रही है तो इंड्यूस्ड वाली आफ्टर 90 बाद स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं। नाउ कंप्लीट साइकिल देख लेते हैं कि क्या हुआ पूरी पिक्चर को। तो सबसे पहले तुमने सप्लाई करंट दिया, आई सप्लाई, तुमने कुछ सप्लाई करंट दिया होगा एक कॉइल के, ठीक है, सप्लाई करंट दिया। उस सप्लाई करंट से क्या हुआ, एक सप्लाई फ्लक्स आया, फाई सप्लाई, ठीक। ये फाई सप्लाई जो आएगा इससे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करता हुआ ईएमएफ इंड्यूस आया। ये जो ईएमएफ इंड्यूस आया, ये क्योंकि शॉर्ट सर्किट था, शॉर्ट सर्किट एक रेजिस्टिव शॉर्ट सर्किट कह सकता हूं मैं, रेजिस्टिव शॉर्ट सर्किट था, तो इसीलिए क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा और इंड्यूस्ड करंट दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। और ये जो होगा, इसी से जब करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, एक फ्लक्स आ जाएगा फाई आई, और ये जो फाई आई होगा ये भी सेम फेज में होगा इंड्यूस करंट के, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने सप्लाई करंट दिया, सप्लाई करंट से सप्लाई फ्लक्स आया, सप्लाई फ्लक्स से आपने क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस से सप्लाई करंट, इंड्यूस करंट आया, और इंड्यूस करंट से ये सप्लाई था, ये इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस करंट आया, इससे एक इंड्यूस्ड फ्लक्स आया, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड फ्लक्स और ये सप्लाई फ्लक्स, इनके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस।
ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया था उसको मैंने साइकिल के रूप में भी आपको शो कर दिया। अब किसी भी तरीके के डाउट तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है, किस तरीके से अगर हम एक कॉइल को इंड्यूस करते हैं तो कैसे बिहेव करेगी। यानी कि खास बात जो इसमें से लेके जाने वाली है कि जो सप्लाई फ्लक्स होगा और जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ना देखो, अगर हम बात करी जाए यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई की, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरीके की एसी सप्लाई दी सिंगल फेज, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वर्क करा फॉर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, तो ये करंट कुछ इस तरीके से एंटर करेगा यहाँ पीछे से, और आगे की तरफ करंट देखोगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ठीक। अब यहाँ से मैक्सवेल्स का अगर राइट हैंड रूल लगाओगे तो सिंपली जो फिंगर्स हैं उनको डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन में अगर ले जाओगे, कॉइल में जिस डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब क्या आएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा तुम्हारा। देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से फिंगर आएंगी और थंब जो होगा वो डाउनवर्ड आएगा। ठीक, ठीक है, तो थंब तुम्हारा डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड आने का मतलब क्या होगा, जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इस फ्लो होने वाले करंट से वो क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। तो अगर करंट तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स हैं, तो अगर फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा ये फाई एस, तो ये आ गया तुम्हारा फाई एस सप्लाई फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। अब जब ये सप्लाई फ्लक्स सबसे यूनिफॉर्मली बटेगा, क्योंकि भाई ये जो तुम्हारी कॉइल है ये तुमने सब पे की हुई है, यानी कि ऊपर की हुई है। ठीक है, एक्सियल लेंथ पे की गई है। ठीक, तो पूरे डायमीटर पे तो सब जगह जाएगा। अब ये सेम फ्लक्स जो यहाँ अनशेडेड, देखो मैंने आपको पीछे अभी बताया था, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, इतना पर्टिकुलर पार्ट ये होता है तुम्हारा अनशेडेड पार्ट होता है, अनशेडेड। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें मैंने कॉपर वाइंडिंग की होती है, ये होता है शेडेड। ठीक, तो अब मैं इसी टर्म में बात करूंगा। तो ये जो सेम फ्लक्स होता है फाई एस, ये तुम्हारा दोनों पे बराबर जाएगा, यानी कि अनशेडेड, अनशेडेड पे और शेडेड पे। ठीक है, सब पे दोनों रूप में बराबर से जा रहा होगा। लेकिन शेडेड में क्या है, कॉपर वाइंडिंग की गई है, तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये बिल्कुल ऐसी वर्क करेगा जैसे मैंने पीछे समझा था कि एक इंडक्टिव कॉइल है जो कि शॉर्ट सर्किट है और उसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फाई एम साइन ओमेगा टी से वेरी कर रहा है। ठीक, तो जो मैंने पीछे तुम्हें बिहेवियर अभी समझाया था ना कि इंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा जब उसके अंदर से एक फ्लक्स पास होगा, सप्लाई फ्लक्स, जो कि साइन ओमेगा टी से वेरी कर रहा हो, तो वहां पे हमने देखा था कि उसके अंदर, यानी कि वो जो पर्टिकुलर कॉइल होगी उसके अंदर से जो फ्लक्स पास होगा, यानी कि जो फ्लक्स इंड्यूस होगा फाई आई, वो और सप्लाई फ्लक्स एक दूसरे से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होंगे। ये देखो यहाँ पे वेवफॉर्म बनाई हुई है, अभी पीछे हमने ये डिस्कस करा था। तो ये जो कॉपर वाइंडिंग होती है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन पे जो मैंने कॉपर वाइंडिंग की होती है, ये पर्टिकुलर कॉपर वाइंडिंग जो होती है ये बिल्कुल ही इंडक्टिव कॉइल की तरह वर्क करती है, इंडक्टिव कॉइल की तरह वर्क करती है। ठीक है, और इंडक्टिव कॉइल की सारी कहानी मैंने अभी पीछे आपको समझा दी है। यानी कि जब भी इंडक्टिव कॉइल में, इंडक्टिव कॉइल की तरह जब कॉपर वाइंडिंग वर्क करेगी, तो ऐसे केस में जो सप्लाई फ्लक्स जो इंडक्टिव कॉइल से पास हो रहा होगा, वहां से जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री के बाद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेडेड पोर्शन है और अनशेडेड पोर्शन है, दोनों में जो पास होने वाला फ्लक्स है वो 90 डिग्री से लैग करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि जो अनशेडेड पोर्शन है वहां से तो सप्लाई फ्लक्स पास होगा फाई एस। ठीक है, तो फाई एस क्या होगा, ये अनशेडेड पोर्शन से पास होगा। लेकिन जो शेडेड पोर्शन है वहां से कौन सा फ्लक्स पास होगा, वहां से फाई आई होगा। ठीक है, तो यानी कि दो सेम फ्लक्स जब दोनों में जाएगा, अनशेडेड और शेडेड पोर्शन में, तो दोनों में देयर इज अ फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, और यही फेज डिफरेंस तो हम चाहिए। आपको याद होगा मैंने बताया था, इसी से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फ्लक्स को दो फ्लक्स में तोड़ देते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो शेडेड पोर्शन जो होता है, यही शेडेड पोर्शन आपका क्या करता है, जो सिंगल फेज सप्लाई है उसे दो सप्लाई में, या कह सकते हैं दो फ्लक्स में तोड़ देता है। और मैंने बताया था किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए दो फ्लक्स जो कि सेपरेटेड हो, टाइम के ऊपर भी और फेज में भी, ऐसे फ्लक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे ये पोर्शन कर रहा है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन से जो पास होने वाला फ्लक्स है फाई आई, और सप्लाई फ्लक्स जो अनशेडेड पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स है फाई एस, इन दोनों के बीच में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। और ये जो 90 डिग्री फेज डिफरेंस है यही यूजफुल होता है मोटर को रन कराने के लिए, रोटर को रन कराने के लिए। अब ये कैसे होता है इसको सीखते हैं।